हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन बॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेडनेसडे सीरीज के एपिसोड 3 और 4 को। अगर आपने इसके एपिसोड 1 और 2 को अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3rd एपिसोड की शुरुआत होती है एक हिडन लाइब्रेरी के सीन से, जहां वेडनेसडे के मुंह पर कपड़ा ढका होता है और उसके हाथ भी बंधे होते हैं। उसके सामने कुछ लोग खड़े रहते हैं जिन्होंने रीपर ड्रेस पहनी होती है और उन्होंने मास्क भी लगाया होता है। उनमें से एक बियांका होती है जिसकी आवाज वेडनेसडे पहचान जाती है। दरअसल ये लोग एक सोशल क्लब नाइट शेड्स के मेंबर होते हैं और ये सभी रात को रूफ पार्टी, कैंपआउट जैसी चीजें एंजॉय करते हैं। बियांका, एजेक्स और जेवियर इस क्लब के मेंबर होते हैं। वो लोग वेडनेसडे से पूछते हैं कि वो वहाँ कैसे आई। तब वेडनेसडे उनको वो फटा पेज दिखाते हुए कहती है कि वो इसमें बने निशान की वजह से यहाँ तक पहुँची है। जेवियर उसको उस क्लब में ज्वाइन करने की बात करता है, लेकिन वेडनेसडे उनके क्लब में ज्वाइन करने से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर स्कूल में प्रिंसिपल विम्स बताती है कि इस साल आउटरीच डे पर एक स्पेशल इवेंट होगा जिसमें नेवरमोर के स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे। इन सभी को एक एक लिफाफा दिया जाता है जिनमें उनके प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ चुनिंदा अलग अलग जगहों के नाम होते हैं। एनिड लिफाफे को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे पिलग्रिम वर्ल्ड मिला होता है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे को एक एंटीक स्टोर मिलता है। प्रिंसिपल वेडनेसडे के पास आकर उसे बताती है कि उन्होंने उसका नाम जेरिको मार्चिंग बैंड में लिखा दिया है जहां उसे वायलिन बजाना है। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसका रोवन से कोई कांटेक्ट हुआ है। तो जेवियर उसे बताता है कि उसने रोवन को कुछ मैसेजेस भेजे थे लेकिन उसने उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर वेडनेसडे उसे उस बुक का वही पेज दिखाती है जो रोवन ने फाड़ा था। तब जेवियर उससे पूछता है कि उस बुक में उसका स्केच कैसे है, क्योंकि ये बुक 30 साल पहले लिखी गई थी और वो उस बुक में क्रेक स्टोन के साथ क्या कर रही है। वेडनेसडे हैरान होकर क्रेक स्टोन के बारे में उससे पूछती है। तब जेवियर बताता है कि ये जोसेफ क्रेक स्टोन है जो जेरिको टाउन का फाउंडिंग फादर है और उस एरिया की एक बड़ी हस्ती है, और वो वेडनेसडे को वहाँ लगे पोस्टर पर उसकी तस्वीर भी दिखाता है। इसके बाद वेडनेसडे एनिट के पास जाती है और उससे कहती है कि वो अपना असाइनमेंट उससे चेंज कर ले क्योंकि उसका पिलग्रिम वर्ल्ड जाना बहुत जरूरी है। एनिट पहले तो इसके लिए मना कर देती है, पर जब वेडनेसडे उसे बताती है कि एजेक्स को भी एंटीक स्टोर वाला असाइनमेंट मिला है तो वो वहाँ जाने के लिए तुरंत मान जाती है। इसके बाद फिर पिलग्रिम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कॉलोनिस्ट आती है और वो सभी बच्चों को जेरिको की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो एक मीटिंग हाउस दिखाती है और बताती है कि उसमें जोसेफ क्रेक स्टोन की कुछ अनमोल चीजें रखी हुई हैं। तब वेडनेसडे उस मीटिंग हाउस में जाने की बात कहती है, लेकिन वो कॉलोनिस्ट ये कहकर वहाँ जाने के लिए मना कर देती है कि वहाँ अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन वेडनेसडे यूजिन को लेकर चुपचाप उस मीटिंग हाउस में जाती है और यूजिन को वहीं बाहर पहरेदारी करने को बोल देती है। अंदर जाकर वो एक पेंटिंग देखती है जिसमें क्रेक स्टोन के आसपास कुछ लोग खड़े होते हैं और उन सब के पीछे खड़ी उस लड़की के साथ साथ उसे वो ब्लैक बुक भी दिखाई देती है जो उसने अपने साइकिक विजन में देखी थी। वहीं पास में एक डिस्प्ले केस में उसे वो बुक दिखती है। वो उस बुक को खोलकर देखती है लेकिन उसके अंदर खाली पेज होते हैं, जिसे देखकर वेडनेसडे समझ जाती है कि यहाँ सब चीजें फेक हैं। तभी वो कॉलोनिस्ट यूजिन को लेकर अंदर आती है और वो वेडनेसडे को वहाँ आने के लिए डांटती है और उसके हाथ में वो बुक देखकर उसे बताती है कि ये एक रेप्लिका है। तब वेडनेसडे के पूछने पर कि ओरिजिनल बुक कहाँ है, वो कहती है कि ओरिजिनल बुक को 2 महीने पहले किसी ने चुरा लिया था। वेडनेसडे उससे असली मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है जो कि पेंटिंग में बनी हुई है। वो कॉलोनिस्ट कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इधर एंटीक स्टोर पर साथ में टाइम स्पेंड करते हुए एनिट और एजेक्स की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये दोनों उसी रात को डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। इधर वेडनेसडे टाइलर से मिलने कैफे आती है जहाँ जेवियर को वॉलंटियर का असाइनमेंट मिला था। वेडनेसडे टाइलर से उस पुराने मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है। टाइलर उसे उस मीटिंग हाउस का पता बता देता है और कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद उसे वो वहाँ ले जाएगा, लेकिन वेडनेसडे यह कहकर मना कर देती है कि उसे स्टैचू के इनॉग्रेशन पर टाइम से पहुँचना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे थिंग के साथ उस पुरानी मीटिंग हाउस में जाती है जो कि खंडहर हो चुका था। उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और जब वो वहाँ से वापस जाने के लिए जैसे ही गेट को टच करती है तो उसे अपने सामने वो पुराना मीटिंग हाउस नजर आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग उसी लड़की के आसपास हाथ में मशाल लिए घेरा बनाकर खड़े होते हैं और वो सब उसे मार डालने की बात कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम गुडी एडम्स है। वेडनेसडे ये सब छुपकर देख रही होती है
तभी वहाँ जोसेफ क्रेकस्टोन आता है और उससे कहता है कि वो डायन है और अपने पापों के पश्चाताप के लिए वो सारी उम्र नर्क की आग में जलती रहेगी। गूडी एडम्स कहती है कि वो निर्दोष है, असली दोषी खुद क्रेकस्टोन है जिसने उनकी जमीन उनसे लूट ली और निर्दोष मासूमों की हत्या की। यह सुनकर क्रेकस्टोन मीटिंग हाउस के अंदर जाता है और वो लोग गूडी एडम्स को भी अंदर ले जाते हैं। यहाँ पहले से ही काफी लोग होते हैं जिनके हाथ जंजीर से बंधे होते हैं। इन्हीं लोगों में से गूडी एडम्स की माँ भी होती है। क्रेकस्टोन उन सबको उस मीटिंग हाउस में बंद करके वहाँ के लोगों से आग लगाने को कहता है। वेडनेसडे भी उसी मीटिंग हाउस के अंदर होती है। सभी लोग चीख रहे होते हैं। गूडी एडम्स अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये जंजीर जमीन से बंधी हुई है और वो उसकी चिंता ना करे और वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। ये सुनकर गूडी एडम्स वहाँ से चली जाती है और बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। उसके जाते ही बहुत सारा धुआं निकलता है जिसमें वेडनेसडे को दिखाया जाता है। गूडी एडम्स उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्रेकस्टोन सभी को मार डालेगा और तभी क्रेकस्टोन वहाँ आ जाता है और वो वेडनेसडे को मारने की बात कहता है। तभी वेडनेसडे घबरा कर अपनी आँख खोलती है तो उसे अपने सामने थिंग दिखाई देता है और इसके साथ ही वहाँ तेज बारिश भी हो रही होती है। फिर वेडनेसडे उस दरवाजे के छेद से अंदर झांकती है, तब उसे दूसरी साइड से वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे देखकर वेडनेसडे डर जाती है और वो वहाँ से घबराकर चली जाती है। रास्ते में उसे मॉन्स्टर के पैर के निशान दिखाई देते हैं जो आगे चलकर इंसान के पैर के निशान में बदल जाते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, लेकिन वेडनेसडे उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। जेवियर बताता है कि उसे पता चला है कि वो मीटिंग हाउस देखने जा रही है, इसलिए वो भी वहाँ पर आया था। तब वेडनेसडे उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है। इसके साथ ही वो उसे वो पैर के निशान भी दिखाती है, लेकिन बारिश की वजह से वो निशान धुल चुके थे। जेवियर उसकी बातों को हल्के में लेता है। फिर वो बताता है कि उसने रोवन को टेक्स्ट मैसेज किया था और उसने रोवन से लास्ट ईयर की तरह इस साल भी स्नोबोर्डिंग करने के लिए पूछा था और इस बार रोवन ने तुरंत रिप्लाई देकर स्नोबोर्डिंग करने के लिए मना कर दिया, जबकि लास्ट ईयर उन दोनों ने कोई स्नोबोर्डिंग नहीं की थी। इससे उन दोनों को समझ आता है कि रोवन बनके उससे कोई और ही बात कर रहा था। फिर जेवियर कहता है कि उसे वेडनेसडे की साइकिक विजन के बारे में पता है और इसके साथ ही वो बताता है कि उसके पिता भी एक साइकिक है। वो वेडनेसडे से इन विजन्स पर भरोसा नहीं करने के लिए कहता है। वेडनेसडे उसे मीटिंग हाउस में हुए विजन के बारे में बताती है, लेकिन जेवियर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वेडनेसडे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो उस मॉन्स्टर को रोक के रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रेकस्टोन की स्टैचू इनॉग्रेशन पर पहुंच जाती है। वहां जेरिको का मेयर भी मौजूद रहता है। यहाँ पर वेडनेसडे वायलिन बजाना शुरू करती है और तब हमें पता चलता है कि उस स्टैचू को जलाने की प्लानिंग उसने थिंग के साथ मिलकर पहले ही कर ली थी। परफॉर्मेंस के दौरान थिंग उस स्टैचू को केरोसिन ऑयल के जरिए जला देता है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। लेकिन वेडनेसडे अपनी जगह पर बैठकर वायलिन बजा रही होती है और ये बात प्रिंसिपल नोटिस कर लेती है। इसके बाद वो वेडनेसडे को उस स्टैचू में आग लगाने के लिए डांट रही होती है। तब वेडनेसडे प्रिंसिपल से जोसेफ क्रेकस्टोन के आउटकास्ट के प्रति निर्दयी व्यवहार के बारे में पूछती है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि वो नॉर्मी और आउटकास्ट के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है। तब वेडनेसडे उससे कहती है कि नॉर्मी आउटकास्ट से नफरत करते हैं, जैसे क्रेकस्टोन किया करता था। प्रिंसिपल वेडनेसडे से बहस खत्म करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर हम उसी रात को उस खंडर हो चुके मीटिंग हाउस में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने कैमरे की बैटरी चेंज कर रहा होता है और तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे घबराकर उस बूढ़े आदमी के हाथों से कैमरा छूट जाता है और वो मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। इस दौरान हम देखते हैं कि उस कैमरे से ऑटोमेटिकली बहुत सारी फोटो क्लिक हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने रूम में नोवेल लिख रही होती है और एनिड एजेक्स से मिलने के लिए जा रही होती है। इधर एजेक्स गलती से खुद को मिरर में देख लेता है और वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इधर एनिड उसका वेट कर रही होती है, लेकिन जब एजेक्स नहीं आता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ मिस थॉर्नहिल उस हिडन लाइब्रेरी में जाती है और दूसरी तरफ वो थेरेपिस्ट सिलाई करके कुछ कपड़े बनाती है जिन्हें वो अपने एंटिक स्टेच्यू को पहनाती है। इधर जेवियर एक कैबिन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और उसके गले पर किसी चोट के निशान भी थे जिन्हें वो छुपा रहा था। इधर शेरिफ और उसकी टीम उस पुराने मीटिंग
मीटिंग हाउस पर पहुंचकर छानबीन कर रही होती है जहां मॉन्स्टर ने उस बूढ़े आदमी को मारा था और उन्हें वहां वो कैमरा भी मिलता है जिसमें उस मॉन्स्टर की तस्वीरें कैद हो गई थी। और यहाँ 3rd एपिसोड खत्म होता है। इसके बाद 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि थिंक एक मर्चुरी रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरे पर कुछ चिपका देता है ताकि वहाँ उन्हें कोई नहीं देख सके और फिर वो एक बटन दबाकर गेट खोलता है तो वेडनेसडे वहाँ एंटर होती है। वो वहाँ उस बूढ़े आदमी की ऑटोप्सी करने आती है और उसका डाटा थिंक के थ्रू रिकॉर्ड करने लग जाती है। इस दौरान वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी का लेफ्ट पैर कटा हुआ है। तभी थिंक उसे बताता है कि वहाँ कोई आ रहा है और वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। वहाँ शेरिफ एक डॉक्टर के साथ वहाँ पहुँचता है जिसने उस बूढ़े आदमी की ऑटोप्सी की थी। डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि जिसने भी ये हमला किया है उसने उस बूढ़े आदमी के बाएं पैर की 2 उंगलियां काट दी हैं। इसके अगले दिन वेडनेसडे अपने रूम में उन सभी लोगों के आफ्टर डेथ की फोटो एक बोर्ड पर लगा रही होती है जिनको उस मॉन्स्टर ने मारा था और वो नोटिस करती है कि मॉन्स्टर ने जिन भी लोगों को मारा था उन सभी के कोई न कोई बॉडी पार्ट मिसिंग थे। इसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि वीकेंड पर एक रेवन डांस पार्टी होने वाली है। जब जेवियर वेडनेसडे को इस पार्टी में आने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है। इस दौरान वेडनेसडे जेवियर के गले पर वो निशान नोटिस करती है। जेवियर उसे बताता है कि फेंसिंग के समय उसे चोट लग गई थी, लेकिन वेडनेसडे उस पर भरोसा नहीं करती और उस पर नजर रखती है। वो देखती है कि जेवियर एक कैबिन से निकल रहा होता है और उसके वहां से जाने के बाद वेडनेसडे थिंक के साथ चुपके से उस कैबिन में जाती है जहां वो देखती है कि जेवियर ने उस मॉन्स्टर के बहुत सारे पेंटिंग और स्केच बनाकर रखे होते हैं। वेडनेसडे वहाँ से कुछ स्केच निकालकर अपने पास रख के जा रही होती है। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। जेवियर बताता है कि ये उसका एक आर्ट स्टूडियो है। तब वेडनेसडे बहाना बनाते हुए उससे कहती है कि वो उससे रेवन पार्टी में उसके साथ डांस करने के बारे में पूछने आई थी, जिसके लिए जेवियर हाँ बोल देता है। अपने रूम में आकर वेडनेसडे ये बात एनिट को बताती है, जिसे सुनकर एनिट बहुत खुश हो जाती है और वो वेडनेसडे को डांस पार्टी में जाने के लिए ड्रेस खरीदने को कहती है और वो उसे अपने साथ ड्रेस खरीदने ले जाती है। पर वेडनेसडे को ड्रेस खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे शेरिफ के पास जाकर उसे वो स्केच दिखाती है। शेरिफ उससे पूछता है कि ये स्केच किसने बनाया। वेडनेसडे उससे कहती है कि अगर वो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसे कुछ नहीं बताता है तो वो भी उसे उस स्केच के बारे में कुछ नहीं बताएगी। तब शेरिफ उसे पढ़ाई की तरफ ध्यान देने को कहता है तो वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शेरिफ उसे रोककर पूछता है कि क्या उसे इस स्केच बनाने वाले पर शक है। वेडनेसडे के हाँ कहने पर शेरिफ उससे कहता है कि इसके लिए वो कोई सॉलिड प्रूफ लेकर आए। फिर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनिट अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी मेयर का बेटा वहाँ आता है और उससे रेवन पार्टी में डांस पार्टनर बनने के लिए पूछता है। थोड़ा सोचने के बाद एनिट उसे हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हम वेडनेसडे को देखते हैं जहाँ वो टाइलर से मिलती है और उसे बताती है कि उसने रेवन में जेवियर को अपने डांस पार्टनर के लिए चुना है। यह सुनकर टाइलर को बुरा लग जाता है और वो वेडनेसडे को बताता है कि उसे लगता था कि उसके और वेडनेसडे के बीच कुछ है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर वेडनेसडे को उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल करके बुला सकती है। इसके बाद हमें बी कीपिंग कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहां वेडनेसडे उन सभी लोगों की फोटो को वहां बोर्ड पर लगा देती है जिनको मॉन्स्टर ने मारा था और उसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर का स्केच भी वहां लगा देती है। उस स्केच को देखकर यूजिन कहता है कि वो उस जगह को जानता है और वो वेडनेसडे को उस जगह पर ले जाता है जो कि एक गुफा होती है। वेडनेसडे और यूजिन दोनों उस गुफा में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ जानवर की बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती हैं। वहाँ उन्हें एक हथकड़ी दिखती है और एक नुकीला नाखून भी मिलता है जिसे वेडनेसडे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो जेवियर के आर्ट स्टूडियो में उस नाखून के डीएनए से मैच करने के लिए कुछ प्रूफ लेने जाती है। वहाँ उसे खून लगा एक कपड़ा मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि वो उस मॉन्स्टर के चेहरे के बारे में कैसे जानता है। जेवियर बताता है कि वो मॉन्स्टर उसके सपने में कुछ दिनों से आ रहा था, लेकिन उसे बनाते समय उसने अपने मैजिकल पावर से कंट्रोल खो दिया था और उस मॉन्स्टर ने कैनवास से निकलकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके गले पर उसके पंजे के निशान बन गए। वेडनेसडे उस पर शक करते हुए उसे वो स्केच दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसे उसके सपने में उस मॉन्स्टर की गुफा भी दिख गई थी। तब जेवियर को समझ आता है कि वेडनेसडे उसके स्टूडियो के अंदर पहले भी आ चुकी थी और उसने खुद को बचाने के लिए उस दिन उससे रेवन में डांस पार्टनर बनने के लिए पूछा था। उस पर शक करने के लिए जेवियर गुस्सा हो जाता है और वेडनेसडे को वहाँ से जाने के लिए कहता है।
इसके बाद वेडनेसडे शेरिफ के पास जाती है और उसे जेवियर का खून लगा कपड़ा और मॉन्स्टर का नाखून शेरिफ को डीएनए टेस्ट के लिए दे देती है। इसके बाद अगले सीन में यूजीन और वेडनेसडे रेवन पार्टी के दौरान उस गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढने की प्लानिंग करते हैं। इधर बियांका जेवियर के पास जाती है और उसे रेवन पार्टी में डांस पार्टनर बनने के लिए ऑफर करती है, जिसे जेवियर एक्सेप्ट कर लेता है। इधर थिंक वेडनेसडे को बताए बगैर टाइलर को रेवन पार्टी में उसका डांस पार्टनर बनने के लिए इन्विटेशन लेटर लिखता है। वो लेटर मिलने के बाद टाइलर खुश हो जाता है। फिर हमें रेवन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ जेवियर बियांका के साथ आता है। इधर वेडनेसडे गुफा में जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ टाइलर रेवन पार्टी में जाने के लिए रेडी होकर आता है। उसे देखकर वेडनेसडे हैरान हो जाती है। उसे हैरान देखकर टाइलर कहता है कि उसी ने तो इनविटेशन थिंक के हाथों भिजवाया था। तब वेडनेसडे को ना चाहते हुए भी गुफा में जाने का प्लान कैंसिल करते हुए टाइलर के साथ रेवन पार्टी में जाना पड़ता है। तभी यूजीन वहाँ आ जाता है। वेडनेसडे उससे गुफा में दूसरे दिन चलने को कहती है। तब यूजीन उसके सामने तो हामी भर देता है, लेकिन वो अकेले ही इस गुफा में जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर रेवन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनिट मेयर के बेटे के साथ आती है। कुछ देर बाद ही वेडनेसडे टाइलर के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वेडनेसडे टाइलर को मिस थॉर्नहिल से इंट्रोड्यूस कराती है और फिर वो ड्रिंक लेने वहाँ से चली जाती है। जेवियर वेडनेसडे के पास आता है और उसे अपने और टाइलर के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताता है। वो बताता है कि पिछले साल आउटरीच डे पर टाइलर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बनाई पेंटिंग बिगाड़ दी थी। वेडनेसडे जब टाइलर से इसके बारे में पूछती है तो टाइलर अपनी गलती मानते हुए शर्मिंदा होता है और कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। तब वेडनेसडे कहती है कि वो इसके लिए उसे जज नहीं कर रही है और अगर उसकी जगह वो होती तो वो कुछ भी कर सकती थी। और इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर जेवियर को बुरा लगता है। इधर यूजीन उस गुफा तक पहुंच जाता है और वो एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि उस गुफा के बाहर काले लिबास में कोई आता है और वो वहाँ एक मशाल के जरिए जोर का धमाका करके जाने लगता है। लेकिन जाते जाते उसकी नजर यूजीन पर भी पड़ जाती है। दूसरी तरफ मेयर के बेटे के पास उसके दोस्तों का मैसेज आता है, जहाँ वो इस पार्टी में सभी को मजा चखाने की बात कहते हैं। वो बाहर जाकर देखता है कि उसके दोस्त एक टैंकर लाते हैं और उसके पाइप को रेवन के पंप से कनेक्ट कर देते हैं। वो अपने दोस्तों को ऐसा करने के लिए मना भी करता है, लेकिन वो नहीं मानते। दरअसल उस टैंक में लाल रंग मिला पानी था, जिसे चालू करते ही रेवन में सभी और लाल रंग के पानी की बारिश हो जाती है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान वेडनेसडे को फिर से कुछ साइकिक विजन दिखते हैं। वो देखती है कि यूजीन खतरे में है। मिस थॉर्नहिल उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वेडनेसडे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि यूजीन खतरे में है। इधर एनिट को पता चल जाता है कि ये सब मेयर के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था, जिसके लिए वो उसे खूब सुनाती भी है। मेयर के बेटे के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ एजेक्स आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। उन तीनों के जाने के बाद एनिट एजेक्स को बताती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आया। तब एजेक्स उसे बताता है कि उस रात उसने गलती से खुद को मिरर में देख लिया था और अपने ही सांपों से वो स्टोन हो गया था, जिस पर एनिट हंसने लगती है। इधर जंगलों में यूजीन को दिखाते हैं, जहाँ वो अभी भी उस पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था, लेकिन अचानक ही कोई आहट सुनकर वो भागने लगता है। वहाँ जंगल में वेडनेसडे भी आ जाती है और यूजीन को आवाज देती है। यूजीन भागते भागते गिर जाता है और उसका चश्मा भी गिर जाता है। वेडनेसडे के आवाज देने पर यूजीन उसे आवाज लगाता है, जिसे सुनकर वेडनेसडे उसकी आवाज की तरफ जाने लगती है। यूजीन जैसे ही चश्मा पहनता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ वही मॉन्स्टर आ रहा होता है और वो यूजीन पर अटैक कर देता है। वेडनेसडे वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि यूजीन खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ मिस थॉर्नहिल भी आ जाती है और वो वेडनेसडे से पूछती है कि क्या यूजीन जिंदा है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 3 और 4 की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। शुक्रिया।